हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का अपना मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल के टर्न पे यानी कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बता दिया था, रिलेटिव एटॉमिक मास राम के बारे में बता दिया था, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बता दिया था। तो ये सारी चीजें तो कंप्लीट हो गई थी और आज अपने को प्योरली मोल कॉन्सेप्ट पे आ जाना है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हेडिंग पड़ी हुई है एटॉमिक मास, यानी यहां पर एटॉमिक मास तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, फिर से एटॉमिक मास क्या कर रहा है। एक्चुअल में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज सीखने वाले हैं जो कि आप में से कई लोगों ने 11th क्लास में नहीं पढ़ी होगी। एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। ठीक इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है। ओके, अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसे मैंने कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, जल्दी से आंसर कीजिए। सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU, बिल्कुल सही। इसका मतलब कल का पढ़ाया हुआ आपका काम आ रहा है। 23 AMU, लेकिन मुझे AMU में नहीं बोलना है, मुझे तो ग्राम में चाहिए। ग्राम में आंसर क्या बोलेंगे, तो आप इसको 23 AMU 23U बोल सकते हैं। अभी भी कुछ लोग 23 लिख रहे हैं जो कि बहुत गलत लिख रहे हैं। 23 नहीं होगा आंसर, 23 AMU या 23U होगा। ओके, और 23 AMU और U के साथ साथ आप 23 अपॉन Na ग्राम बोल सकते हैं, या फिर 23 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम बोल सकते हैं। अच्छा, अब बताइए मुझे, ये क्वेश्चन तो फिनिश, अब कोई कमेंट नहीं करना इसके लिए। ओके, अब अगला क्वेश्चन सुनिए, सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है। व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जल्दी से बताइए। व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जल्दी से कमेंट कीजिए। एटॉमिक मास क्या होता है लिख लीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। 23 ग्राम, बिल्कुल सही आंसर है। आंसर होगा 23 ग्राम। तो यही डिफरेंस है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में। चलिए देखते हैं क्या होता है। एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस, यूनिट क्या हो जाएगी, AMU या U। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल एटम और मास ऑफ Na पार्टिकल्स। Na पार्टिकल्स का मास या फिर 1 मोल एटम का मास, उसको बोलते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ये Na के आगे आप पार्टिकल और लिख लीजिएगा, Na, और एटॉमिक मास बोल रहा है तो ग्राम Na एटम। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल, क्योंकि ये चीज हम पर मोल डिफाइन कर रहे हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU 14U 14 अपॉन Na ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ग्राम पर मोल। इज इट क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपके काम का है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर आपके काम का नहीं है, आपको लगता है ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नोट मत कीजिए। मैं तो कहता हूं पूरे साल आप नोट्स ही मत बनाइए, बस रैंक 1 to 100 के अंदर, AIR 1 to 100 के अंदर लेके आइए। मैं क्या, कोई भी फैकल्टी आपसे कभी नहीं कहेगा कि आप नोट्स बनाइए, असाइनमेंट सॉल्व कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब अच्छे से जानते हैं कि एक अच्छी रैंक के पीछे ये सारी कठिन मेहनत ही होती है। हवा में तो सिलेक्शन होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि ग्राउंड पे काफी सारा काम करना पड़ेगा, तभी रैंक आएगी। ओके, तो ये सब काम आपको करना ही है। चलिए, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जैसे एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास बताया, वैसे ही मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस के मास को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब सोचिए हम लोग कितना गलत बोलते हैं, कई बार ट्रेंडिंग में चला आया है मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग मोलर मास को बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को बोल देते हैं, है ना। जबकि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, 1 मॉलिक्यूल का मास क्या है,
सोचिए जेई मेन या नीट में ये सवाल ही आ जाए कि मॉलिक्यूलर मास क्या है ना, कितना बेहतरीन सवाल होगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं 99% स्टूडेंट को मिलेगा -1, +4 तो दूर की रही, -1 मिलेगा, क्योंकि सवाल वो करेंगे जरूर, इतना सिंपल है, क्यों ना करें, और कॉन्सेप्ट उन्हें पता नहीं है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर Na मॉलिक्यूल्स के मास को हम क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। CO2 का मॉलिक्यूलर मास, अब CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास कोई हमसे पूछेगा तो 44 लिख के आएंगे ना। सोचिए ऑप्शन में लिखा है 44 ग्राम पर मोल, 44 U, कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल का मास, तो 44 AMU या फिर 44 U, यही आंसर होगा। ओके, या 44/Na ग्राम भी लिख सकते हैं आप। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम, ठीक है, और ये पर मोल डिफाइन है, तो इसकी यूनिट 44 ग्राम पर मोल भी बोला जा सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, कमेंट जल्दी से कीजिएगा ताकि मैं टॉपिक को आगे बढ़ा सकूं। ओके, क्लियर है सब? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आ जाते हैं हम अपने प्योर मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक पे। सो व्हाट इज मोल? मोल क्या होता है? लैटिन में मोल का मतलब होता है हीप और पाइल, यानी कि गट्ठर, किसी चीज का ढेर, उसको बोलते हैं मोल। सो मोल की जरूरत क्यों पड़ी? मोल की जरूरत क्यों पड़ी और मोल का कहां कहां यूज है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट में मोल को शामिल किया गया है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में एक यूनिट मोल भी है। तो मोल की जरूरत क्यों पड़ी? केमिकल सब्सटेंस को मेजर करने के लिए वहां पर मोल की जरूरत पड़ी, यानी कि जितने भी हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, या मुझे यह बताना हो कि रिएक्शन किस रेशियो में बैलेंस है, तो उसके लिए मैं इन टर्म्स ऑफ मोल ही यूज करूंगा। ओके, मास की यूनिट केजी भी होती है, लेकिन आप सोचिए कितना ऑकवर्ड सा लगेगा अगर मैं केमिकल सब्सटेंस में 1 किलो, आधा किलो लगाने लगूं, है ना, 250 ग्राम लगाने लगूं, तो वो थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा नहीं होता है। हाँ, यूनिट कन्वर्जन की मदद से हम कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मोल लाया ही किस लिए गया है? टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरा एक बार देख लेते हैं। लैटिन में मोल का मतलब हीप और पाइल, 1 ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट, इट इज द अमाउंट ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस। यूनिट क्या हो जाएगी? MOL, मोल। ओके, 1 मोल का मतलब क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आप सबने सुना होगा, ये कोई बेसिक सी बात है। इसीलिए देखिए आपका लेक्चर 1 हो चुका है और लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत हो चुकी है, और मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाया है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सर इसमें 12th पास आउट में टॉपिक स्किप किया गया या ऐसा कुछ किया गया। अभी भी मैं आपको बिल्कुल 11th क्लास का बेस लेते हुए चल रहा हूं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको सीपीपी के क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे, और यहां जो क्लास में क्वेश्चन लगवा रहा हूं ये भी लगाने पड़ेंगे, ताकि आप गिवन टाइम के अंदर सारी चीजें कंप्लीट कर सकें। और थोड़ा सा अपनी ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ाइए, थोड़ा सा मेरी स्पीड के साथ चलने की कोशिश करिए। एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा दिक्कत होगी, अगले चैप्टर में सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। ओके, तो फिजिकली अब यहां तक तो हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं ये स्टेटमेंट की। फिजिकली सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। बिल्कुल सही बात है, हम किसी भी सब्सटेंस को फिजिकली क्या बता सकते हैं? या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो फिर वो गैस होगा। बीईसी और प्लाज्मा को मत लाइएगा, मैं फिजिकली बात कर रहा हूं। ओके, इस टर्म को ध्यान में रखते हुए सोचिएगा।
फिजिकली। ओके, तो सब्सटेंस सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। ठीक इसी तरह से केमिकली सब्सटेंस को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि जैसे फिजिकली सब्सटेंस या तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है, ठीक इसी तरीके से केमिकली भी सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। और वो 3 कैटेगरी क्या हैं? एटम, आयन और मॉलिक्यूल। दुनिया का चाहे कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो, आप इन्हीं 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं, इन्हीं 3 कैटेगरी में आप उसको रख सकते हैं। या तो वो एटम होगा, या तो वो आयन होगा, या तो फिर वो मॉलिक्यूल होगा। तो एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल, द सब्सटेंस may be categorized chemically into 3 ways: एटम, आयन और मॉलिक्यूल। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो छोटा, लेकिन जब सवाल में वो छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होने लगता है तो सबको परेशान करने लगता है। तो ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के एंड पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और देखूंगा कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट सही से समझ में आया। तो सब्सटेंस को मैंने कैटेगराइज किया एटम, आयन और मॉलिक्यूल में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन सब में मोल को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। यानी कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अब सिनोनिम्स ऑफ मोल, मोल के पर्यायवाची, है ना। तो सिनोनिम्स ऑफ मोल क्या हैं, जरा ये भी जान लेते हैं। ये आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं। तो मोल तो आप जानते ही हैं, मोल को एटम में भी रखा जा सकता है, आयन में भी और मॉलिक्यूल में भी। यानी एटम, आयन, मॉलिक्यूल तीनों में ही मोल डिफाइन है। मोल के और क्या क्या नाम हैं, चलिए वो जानते हैं। तो मोल का दूसरा नाम है ग्राम मोल। अब यहां पर ग्राम लग जाने की वजह से स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है, मास जैसी फीलिंग आ जाती है कि यार मास तो नहीं है क्योंकि ग्राम लगा हुआ है, लेकिन मोल और ग्राम मोल दोनों सेम ही चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो ग्राम एटम, एलिमेंट के केस में एटम होगा और एटम के केस में मोल को डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक इसी तरीके से आयन के केस में डिफाइन करेंगे ग्राम आयन, और कंपाउंड या मॉलिक्यूल के केस में डिफाइन करेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। तो अब जैसे ग्राम एटम, ग्राम आयन और ग्राम मॉलिक्यूल के केस में ये लगने लगता है नहीं यार ये तो कुछ मास जैसी फीलिंग दे रहा है, मोल तो नहीं होगा, और यही हमारी गलती होती है, ये भी मोल ही है। ओके, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट। मोल का ही दूसरा नाम है नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। अब तो ग्राम पहले भी लगा है, आखिरी में भी मास लगा है, अब तो ऐसा 100% फील आ जाता है कि ये मास है, लेकिन अभी भी ये मोल है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, तो आयन के केस में नंबर ऑफ ग्राम आयनिक मास, तो मॉलिक्यूल के केस में नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये सब ही मोल हैं। तो मोल, ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास, तो मोल के ये टोटल 3 नाम एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे मोल के पर्यायवाची, सिनोनिम्स ऑफ मोल। चलिए अब समझते हैं फिर मोल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल का फॉर्मूला बताओ, तो आप मेरे को बोलोगे मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है क्योंकि ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड के केस में तो बिल्कुल ठीक फिट बैठ रहा है, मोल बराबर मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, लेकिन क्या आयन के केस में आप मॉलिक्यूलर वेट लगाओगे? क्या एटम या एलिमेंट के केस में आप मॉलिक्यूलर वेट लगाओगे? बिल्कुल नहीं। यानी एटम के केस में मोल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। आयन के केस में फॉर्मूला होना चाहिए मास अपॉन आयनिक मास, और ठीक इसी तरह से मॉलिक्यूल या कंपाउंड के केस में फॉर्मूला होना चाहिए मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी
मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, बट जनरल हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास का मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, या मोलर मास का मतलब मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट तो एक ही चीज है। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, तो वहां पर हो जाएगा मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो मोल के ये 3 फॉर्मूले हैं टोटल, जो कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल पर लगाए जाएंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या यहां तक किसी का कोई डाउट है? यहां तक किसी को कुछ पूछना? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार मोल के इतने सारे फॉर्मूले हो गए, मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन आयनिक मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कोई ऐसा एक फॉर्मूला नहीं हो सकता जो रामबाण इलाज हो? तो बिल्कुल है। आप एक जनरल फॉर्मूला तैयार कर लीजिए मोल का। तो इन जनरल आप मोल का फॉर्मूला बोल सकते हैं मास अपॉन मोलर मास या फॉर्मूला मास। मोलर मास या फॉर्मूला मास। व्हाट इज मोलर मास? मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। द सब्सटेंस में बी एटम, तो बन जाएगा एटॉमिक मास। द सब्सटेंस में बी आयन, तो बन जाएगा आयनिक मास। द सब्सटेंस में बी अ मॉलिक्यूल, तो बन जाएगा आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, ये फॉर्मूला मास क्या कर रहा है? आप सभी 12th पास आउट के स्टूडेंट हैं, तो आपको यह समझने में जरा भी देर नहीं लगनी चाहिए। फॉर्मूला मास क्या कर रहा है यहां पर? फॉर्मूला मास क्यों यूज किया गया? हर सब्सटेंस को हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। आप खुद सोचिए, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा था, क्या NaCl को कंपाउंड बोला जा सकता है? क्या पोटेशियम क्लोराइड को कंपाउंड बोला जा सकता है? क्या कैल्शियम फ्लोराइड को कंपाउंड बोला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये तो इनके सिंपलेस्ट रेशियो आ जाते हैं NaCl। अदरवाइज आपको याद हो तो सॉलिड स्टेट में आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, Na4Cl4 आता था, फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो बनाते थे NaCl। सो NaCl इज नॉट अ कंपाउंड, NaCl इज अ केमिकल फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के लिए आप मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अगर यूज कर रहे हैं तो गलत है ना। फॉर्मूले के लिए तो आपको फिर क्या यूज करना चाहिए? फॉर्मूला मास। इसीलिए साइंटिस्टों ने फॉर्मूला मास बनाया। और आगे चलकर जब हम कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन टर्म में भी ये प्रॉब्लम आएगी। मोलैरिटी याद है आपको? मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यानी कि जो कंपाउंड ही, जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस कंपाउंड ही नहीं है, उसको आप मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कैसे कह सकते हो? इसीलिए साइंटिस्टों ने एक नया कंसंट्रेशन टर्म बनाया ऐसे सब्सटेंसेस के लिए, फॉर्मेलिटी। तो इसीलिए यहां पर फॉर्मूला मास मैंने स्टार्टिंग से ही लिखना चालू कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोल के बारे में जानते हैं। अगर किसी सब्सटेंस के मोल 1 है, इसका क्या मतलब है? मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है तो उसका मास किसके बराबर होगा? मोलर मास। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? Na पार्टिकल्स। यानी वो जो मास होगा जो कि मोलर मास के बराबर है, वो Na पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता होगा। Na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। अगर वो सब्सटेंस मेरा गैस बन जाए, अगर वो सब्सटेंस गैस निकला, तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एट 1 atm 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। वैसे तो 273.15 होता है, बट राउंड ऑफ करके हम इसको 273 ही लिखेंगे। ओके, जल्दी से यहां तक आप नोट करते जाइए। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे। अब आ जाता है टाइप 3। टाइप 1 हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टाइप 2 भी कर चुके हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने दिया भी था सीपीपी में, उम्मीद है सबने सॉल्व कर लिया होगा। कई लोगों को डाउट भी आया, बट अब मेरे ख्याल से डाउट सॉल्व हो गया होगा। अगर अभी भी नहीं होता है तो क्लास के बाद मैं आपको फिर बताता हूं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अलग से पूछ लीजिएगा। टाइप 3 पे आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल, मास, मॉलिक्यूल, एटम। इन पर जनरल सारे क्वेश्चन समझ लेते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसके अंदर भी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, तो किस तरीके के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं इस टॉपिक को लेकर। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, आपको जेई मेन और नीट में ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप बिल्कुल भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाइए तो ज्यादा बेहतर है। जिस तरीके से मैं तैयारी करा रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, बड़े बड़े सवाल करते रहते हैं पूरे साल, और उनका जेई मेन का पेपर बर्बाद हो जाता है, और बाद में कहते हैं कि सर सिली मिस्टेक हो गई, और ऐसी प्रॉब्लम हो गई, वैसी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन इससे आपकी रैंक नहीं सुधरने वाली है। ये आप सिर्फ किसी को तसल्ली देने के लिए घर पे बोल सकते हैं, अपने टीचर्स को बोल सकते हैं कि सर सिली मिस्टेक की वजह से इतनी अच्छी रैंक नहीं आई, अदरवाइज AIR नंबर 1 तो मैं ही होता। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अगर गलती हो गई तो हो गई, जो रैंक एक बार बन गई वो बन गई, वो बदलने वाली नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपको हर क्वेश्चन को सीरियसली लेना है, हर छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस से सॉल्व करना है जितना कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्लास में मॉडरेट क्वेश्चन भी कराऊंगा, इजी क्वेश्चन भी कराऊंगा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा। बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर भी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। बट मेरी आपको यही सलाह है कि हर टाइप का क्वेश्चन करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि मोल कॉन्सेप्ट के बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे टेक्निकल क्वेश्चन कहीं पर कोई ऑप्शन घुमा के दे दिया, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे सिंपल क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया और देखा कि पहला आंसर आ रहा है, टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। ये देखा ही नहीं कि एक और ऑप्शन भी है और आखिरी में जाके बोथ A एंड B टाइप का लिखा हुआ है। ऐसी भी सिली मिस्टेक कई बार होती है बच्चों से, तो ऐसी मिस्टेक को अवॉइड करना है। ओके, तो चलिए आपको मैंने जितना सिखाया अभी मोल के सिनोनिम्स, उसी पर बेस्ड ये सवाल है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर इन 3.2 kg ऑफ एसिड। जल्दी से सॉल्व कीजिए। न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में देखे हैं, जो कि वाकई में AIR 1 to 100, 1 to 500 डिजर्व करते थे, बट मेंस का पेपर इतना खराब कर लेते हैं, सिर्फ पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, या फिर वो उस टाइप के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते। और आपको मालूम होना चाहिए कि जेई मेन में आपका एक मिनिमम परसेंटाइल होना चाहिए, तभी आप जेई एडवांस के पेपर में अपीयर हो पाएंगे। तो आप सभी का सबसे पहला टारगेट जेई मेन है। नीट वालों के लिए एक ही पेपर है, उनको जिस तरीके से मैं तैयारी करा रहा हूं ऐसे ही सवाल आते थे, आते हैं, आते रहेंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ थोड़ा सा जेई मेन और जेई एडवांस के पेपर में एक अच्छा खासा डिफरेंस है, सिर्फ उसको बता रहा हूं। मेंस की भी तैयारी कीजिए और साथ ही साथ एडवांस की भी। मैंने ये नहीं कहा कि मोल कॉन्सेप्ट में मेंस पढ़िए, एडवांस ना पढ़िए, ये कब कहा मैंने? आपको हर तरीके के क्वेश्चंस करने आने चाहिए, और वो जब आप चैप्टर सीख रहे हैं तो उसी में आना चाहिए। चैप्टर के बाद आप अलग से प्रैक्टिस मत कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल निकालने थे। आंसर आया है एक दो स्टूडेंट का, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए समझते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ ग्राम एटम क्या होगा? देखिए, मास आपको चाहे किसी भी यूनिट में मैं दूं, पूरे मोल कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा, पूरे मोल कॉन्सेप्ट में आपको सब्सटेंस का मास सिर्फ और सिर्फ ग्राम में लेना है। चाहे मैं केजी में दूं, चाहे क्विंटल में दूं, आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में।
तो ये कितना हो गया 3200। अब बात करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। तो S8 जरूर है लेकिन एटॉमिक मास तो 32 ही है ना, तो ये कितना आया 100। अब देखिए ग्राम एटम, कंफ्यूज मत होइएगा, ग्राम एटम को भी मोल कहते हैं और ग्राम मॉलिक्यूल को भी मोल कहते हैं। तो फिर मोल के दो दो आंसर कैसे आएंगे, या मैंने कोई क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं किया है, एक ही चीज को दो बार पूछ रहा हूं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, दो आंसर आएंगे और दोनों डिफरेंट आएंगे, क्योंकि ये ग्राम एटम को पूछ रहा है और यहां पर ग्राम मॉलिक्यूल को पूछा जा रहा है। तो ग्राम एटम के वक्त आपको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है और ग्राम मॉलिक्यूल के वक्त आपको मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर मास से डिवाइड करना है। तो ग्राम मॉलिक्यूल कितने आएंगे, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा 3200 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 8। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, तो 32 इंटू 8 यानी ये बन गया 100/8 और 100/8 होता है 12.5। तो ये दो अलग अलग आंसर हैं। ग्राम एटम का आंसर हो गया 100 और ग्राम मॉलिक्यूल का आंसर हो गया 12.5। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर समझ में आया आपको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोल को कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, इतनी बात तो मैंने आपको बताई थी। चलिए और जानते हैं मोल को और क्या कह सकते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू n0 या फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, n0 या फिर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मोल को और क्या कहा जा सकता है, एक तो n0 सिंबल है और एक Na पार्टिकल्स Na सिंबल है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा और इसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23। आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन 6 से भी आ रहा है और 6.023 से भी आ रहा है तो आपको मालूम है ना क्या करना है, फिर 6.023 वाले से ही आंसर सही माना जाएगा। हालांकि मेंस में ऐसा कुछ करा नहीं जाता है, ना ही नीट में ऐसा कुछ करते हैं। मोल को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, गैस के केस में ध्यान से समझिए। इन केस ऑफ गैस 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP वॉल्यूम कितना होगा 22.7 लीटर। यहां पर कई सारी बुक्स में गलत लिखा हुआ है, तो यहां पर जरा अच्छे से फोकस करिएगा। जो यहां पर लिखा गया है 100% सही है, आप खुद कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। मैं तरीका आपको बताऊंगा। अगर हमारे पास 1 मोल गैस है तो STP पे वॉल्यूम कितना आएगा 22.7 लीटर, और अगर वही 1 मोल गैस को मैं 1 atm प्रेशर 273 केल्विन टेम्परेचर पे अगर उसका वॉल्यूम चेक करूंगा तो आंसर आएगा 22.4 लीटर। ज्यादातर किताबों में गलत लिखा है कि STP और NTP सेम होता है, जबकि आप देख सकते हैं कि सेम नहीं है। 22.4 और 22.7 ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बता सकता हूं। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। सो नॉर्मल टेम्परेचर रखा गया है 273 केल्विन, नॉर्मल प्रेशर रखा गया है 1 atm प्रेशर। हालांकि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कोई मतलब ही नहीं होता है, बट किताबों में या क्वेश्चंस में कभी NTP आए तो आपको यही टेम्परेचर यूज करना है। आप खुद सोचिए नॉर्मल टेम्परेचर की क्या डेफिनेशन है, कोई डेफिनेशन है? आपको 24 पे AC अच्छा लगता है, मेरे को 20 पे AC अच्छा लगता है, मेरे लिए वो नॉर्मल है, आपके लिए वो नॉर्मल है। बताइए कौन सा नॉर्मल हुआ? तो NTP तो मेरे हिसाब से लिखना ही नहीं चाहिए, बल्कि क्लियरली मेंशन करना चाहिए 1 atm प्रेशर 273 केल्विन टेम्परेचर। हाँ, STP जरूर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में स्टैंडर्ड प्रेशर बनाया गया है 1 बार को, 1 atm को नहीं, और यही डिफरेंस है। देखिए STP में प्रेशर क्या होगा 1 बार, नॉट 1 atm। तो आप 1 बार को 1 atm में कन्वर्ट कर लीजिए और PV बराबर nRT लगा लीजिए। प्रेशर आपके पास है, वॉल्यूम आपको निकालना है, मोल की जगह 1 रखिए, R की वैल्यू आप जानते ही हैं। अगर आप लीटर और atm में लिख रहे हैं तो R की वैल्यू हो जाएगी
0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन और टेम्परेचर 273 लगा लीजिए। जब आप 1 ATM रख के आंसर निकालेंगे तो आएगा 22.4 लीटर, और जब आप बार लगाकर आंसर निकालेंगे STP पे तो आंसर आएगा 22.7 लीटर। आप निकाल के चेक कर लीजिए, आपको खुद ये बात समझ में आ जाएगी। बट लोग क्या करते हैं, ज्यादातर किताबों में जो STP NTP सेम लिखते हैं वो 1 बार को 1 ATM के बराबर बोलते हैं, इसलिए ये गड़बड़ होती है। या वो उनको ये पता ही नहीं है कि स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार नहीं, 1 बार होता है, 1 ATM नहीं होता है। ओके, तो 1 बार प्रेशर यूज करेंगे। अब अगर आप 1 बार प्रेशर यूज करेंगे तो R की वैल्यू में चेंजेस ले आइएगा, क्योंकि अब यूनिट हो जाएगी R की लीटर बार पर मोल केल्विन। तो लीटर बार पर मोल केल्विन के लिए आपको लिखना होगा 0.0831, ये वैल्यू आप यूज कीजिएगा। और या फिर आप बार को ATM में कन्वर्ट कर लीजिए, तो R की वैल्यू वही पुरानी यूज कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर गैस के लिए तो ये बात हो गई वॉल्यूम निकालने की, अगर सॉलिड और लिक्विड होगा तब क्या करेंगे? देखिए, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, जनरल फॉर्मूला है वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी। एंड इट इज वैलिड फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी में लग जाएगा, क्योंकि ये होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। इस डेंसिटी को बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, और एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम ही रहेगा। अब क्योंकि यहां मैंने 1 मोल ले रखा है, तो मास को मैंने क्या लिख रखा है? मोलर मास या फॉर्मूला मास। ओके, चलिए और समझते हैं मोल को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चार्ट्स को समझाने के बाद अपने पास थ्योरी के नाम पर कुछ भी नहीं रहेगा। यही सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चार्ट्स हैं जिनके थ्रू आप मोल सीख सकते हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही रहेंगे। मोल और कैसे निकाला जा सकता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर से आप क्या निकाल सकते हैं? मोल। बट इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले थोड़ा सा भेजा खोल लीजिए। वो कैसे? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। व्हाट इज पार्टिकल? एलिमेंट के केस में एटम है पार्टिकल, आयन के केस में आयन पार्टिकल है, और कंपाउंड या मॉलिक्यूल के केस में पार्टिकल है मॉलिक्यूल। तो अगर आपको कोई कंपाउंड दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ मोल कितने होंगे, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na करना होगा। अगर आपने नंबर ऑफ एटम अपॉन Na कर दिया तो आंसर गलत आएगा। अगर कोई एलिमेंट दिया गया है तो एलिमेंट के केस में आपको लिखना होगा नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, तब इस तरीके से मोल निकलेगा। ओके, एक और फॉर्मूला है जो आगे चलकर हम कंसंट्रेशन टर्म में पढ़ेंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा, सभी 12th पास आउट हैं। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लीटर में हो और उसमें मोलैरिटी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी क्या आ जाता है? मोल। तो ये इतने तरीके से हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। ये इतने तरीके हैं मोल को डिफाइन करने के। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। एक मेमोरी चार्ट और है जिसको अभी तक भी थोड़ा बहुत भी डाउट है। इस मेमोरी चार्ट के बाद वो सारे डाउट मोल को लेकर सॉल्व हो जाएंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा आपको मोल समझाने का, क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर आपको मोल नहीं समझ में आया तो मैं गारंटी लेता हूं कि अब आपको मोल नहीं समझ में आने वाला। दोनों चीजें हैं, अच्छे से समझिए, ठीक है? तो अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप अपना डाउट जल्दी से कमेंट कीजिए, ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं अभी रिजॉल्व कर लूं। हेजिटेशन नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि बाकी के लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा डाउट पूछूंगा या ऐसा डाउट पूछूंगी। ज्यादातर गर्ल्स में ये हेजिटेशन बहुत होता है, कूट कूट के भरा होता है। वो सारा हेजिटेशन आप निकाल दीजिए। अगर आप एक अच्छी रैंक चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन चाहते हैं, आपको नहीं आता इसीलिए आप इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ रहे हो, सीख रहे हो,
ओके, तो अगर अभी पूछते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वही सारी चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रॉब्लम करने लग जाएं, एग्जाम में आ जाएं, तो सोचिए कितना गंदा फील होगा आपको भी और मुझे भी। ठीक है, तो किसी भी तरीके का हेजिटेशन किसी के भी माइंड में नहीं आना चाहिए। कुछ भी अगर नहीं आ रहा है बिल्कुल पूछिए, ठीक है ना। पूछने वक्त आपको बिल्कुल बेशर्म बन जाना है, बिल्कुल बेशर्म बन के पूछना है। ओके, जब तक ना आए तब तक पूछिए। हाँ, अगर यहां पर थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज एक बार या दो बार में नहीं आ रही है तो फिर आप अलग से भी पूछ लीजिए, बट अपनी कोशिश यही रखिए कि आपका जो भी डाउट है वो उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेमोरी चार्ट एक बनाया है मोल के लिए, चलिए वो सीखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 8th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि आखिर मोल और मोल से जुड़ी बातों को कैसे रिलेट किया जाता है। ओके, तो मोल चार्ट को समझाने के लिए, मेमोरी चार्ट को समझाने के लिए मैंने सबसे पहले मास, मॉलिक्यूल, मोल, मॉलिक्यूल और एटम, इन चार चीजों को ले लिया। तो सबसे पहले मैं आपस में इनको कनेक्ट करने वाला हूं। क्या क्या लिया है? मास, मोल, मॉलिक्यूल और एटम। तो देखिए, अगर मुझे मास से मोल पे जाना है तो बताइए क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल से मॉलिक्यूल पे जाना है तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। और मॉलिक्यूल से अगर मुझे एटम पे जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? किसी एक मॉलिक्यूल में, सब्सटेंस के किसी एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को बोला जाता है उसकी एटॉमिसिटी। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की एटॉमिसिटी क्या होगी? तो कैल्शियम 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, तो कितनी हो गई एटॉमिसिटी? 5। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 5। ओके, चलिए अब मुझे उल्टा आना है, एटम, मॉलिक्यूल, मोल और मास की तरफ बढ़ना है। तो जो आपने मल्टीप्लाई किया वहां आप डिवाइड कर दीजिए, जहां डिवाइड किया वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आपको, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि किसी कंपाउंड के एटम्स दिए गए हैं, क्या मैं Na से डिवाइड कर दूं तो मोल आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पहले आपको एटॉमिसिटी से डिवाइड करके उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। मॉलिक्यूल जब आ जाए अब Na से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? मोल। और मोल से अगर मास पे आना है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास करना पड़ेगा। ओके, चलिए थोड़ा और डेप्थ में ले चलता हूं आपको। जब आपको एटम, मॉलिक्यूल, मोल, मास, इनके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आप इसके अंदर के पार्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीजों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं मान लूं कि मेरे पास कंपाउंड है तो कंपाउंड में सबसे छोटा क्या होगा? मॉलिक्यूल, एटम नहीं, क्योंकि एटम सबसे छोटा तो होगा लेकिन फ्री स्टेट में नहीं होगा। एटम फ्री स्टेट में हमेशा एलिमेंट में ही पाया जाएगा, जबकि किसी गैस में, किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में जो सबसे छोटी एंटिटी होगी जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर रही होगी वो है मॉलिक्यूल। तो मैं मॉलिक्यूल को लेते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझा रहा हूं। ओके, तो जब हम मॉलिक्यूल तक पहुंच जाए तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझ लेते हैं। अगर मेरे पास सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आ गए तो मुझे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना होगा? तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोटॉन आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन हैं अगर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मास, मोल, मॉलिक्यूल, एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई सब्सटेंस आपके पास एलिमेंट है तो ये तीनों को निकालकर इससे ज्वाइन कर दीजिएगा। यानी एटम आ गए तो फिर एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे आएगा। ओके,
फिर यही रहेगा सिंबल, बस यहां मॉलिक्यूल की जगह एटम कर लीजिएगा। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हो उससे मल्टीप्लाई करते जाइएगा। ये कब बता रहा हूं? जब सब्सटेंस एलिमेंट होगा, उसमें एटम तक पहुंच जाएंगे, फिर उसमें क्या निकालना होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, क्लियर हुआ? इससे ज्यादा बेसिक तरीका मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। मतलब ये दुनिया का सबसे बेसिक तरीका है मोल को समझने का, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। इससे सिंपल तरीका और कोई नहीं हो सकता। तो अब 100% आपको मोल समझ में आ जाना चाहिए। पीयूष, आपका एक डाउट भी था कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं, तो 12th पास आउट बैच है, अब स्पीड आपको फास्ट लग रही होगी, तो अब स्पीड फास्ट रहेगी भी। ऑल्दो आज सेकेंड लेक्चर है और विद इन अ वीक ये हमारा चैप्टर फिनिश भी होगा। विद इन अ वीक, एक हफ्ते से ऊपर नहीं जाएगा। चलिए देखता हूं कि ये चार्ट को आप कितना समझ पाए। इसको समझने के लिए एक सवाल बोल रहा हूं और आप इस सवाल का आंसर बिना सॉल्व किए दोगे। ये आपकी ईमानदारी है कि आप में से किसी को भी पेन चलाना अलाउ नहीं है। ओके, भेजा चलाना अलाउ है, वो हमेशा अलाउ है, पेन चलाना अलाउ नहीं है। तो सवाल है, और जल्दी से जल्दी आंसर कौन देता है? तो आपको मुझे बताना है 9 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी से बताइए आंसर। 9 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 9 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन? जल्दी से, पेन नहीं चलाना है बिल्कुल भी। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सवालों का आंसर आपको बिना पेन चलाए आना चाहिए, तभी तो आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी और तभी तो आप अपना टाइम बचा पाओगे। टाइम बचाओगे तो वही बचा हुआ टाइम फिजिक्स और मैथ को दोगे, फिजिक्स और बायो को दोगे। आप इन टर्म्स ऑफ एनए बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एनए, एवोगैड्रो नंबर के टर्म्स में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 5Na इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए कभी भी पेन नहीं उठाना चाहिए। अब जरा सोचिए अपने को क्या बोला गया। 9 ग्राम पानी यानी मास दिया था, डिवाइडेड बाय मोलर मास 18, कितना आ गया? हाफ मोल, मोल पहुंच गए, इनटू एवोगैड्रो नंबर Na/2 मॉलिक्यूल पे आ गए। अब मॉलिक्यूल से कहां जाना है? इलेक्ट्रॉन। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, तो इंटू 10, आंसर आ गया 5, यानी यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां। अभी क्लियर हुआ? अभी मैं आपको मास, मोल, मॉलिक्यूल कुछ भी दे दूं और इनमें से कुछ भी पूछ लूं, सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज है और अपने को फाइंड क्या क्या करना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, मोलर मास याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन में कंपाउंड ज्यादातर आए वो याद ही हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इसके लिए कोई अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, ठीक है ना। चलिए, नंबर ऑफ मोल पता करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, टोटल एटम एंड एटॉमिसिटी। तो ये 7 पार्ट हैं, जल्दी से आंसर देना है। मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, सही बात है। मोल का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है तो आप खुद सोचिए, 18 डिवाइडेड बाय 180 कितना आ गया? 0.1। तो मोल पहले पार्ट का आंसर है 0.1। आंसर इन टर्म्स ऑफ Na दीजिए, ज्यादा बेटर है। मॉलिक्यूल 0.1 Na। कार्बन एटम, अब सोचिए मॉलिक्यूल तक आ गए। अब इस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम, एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम कितने हैं? 6। तो आंसर कितना आ गया? 0.6 Na। मेरी बात सबको समझ में आ रही है या नहीं? एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन हैं?
ये भी समझना जरूरी है। देखिए आपको फिर से मैं समझा दूं, ये बात इंपॉर्टेंट भी है और सबको समझ में आना चाहिए टेक्निकली क्या सही होता है और कैसे बोलना चाहिए। एक मोल ग्लूकोज में 6 मोल एटम कार्बन है, 12 मोल एटम हाइड्रोजन है और 6 मोल एटम ऑक्सीजन है। चलिए इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में 6 एटम कार्बन है। जब मैंने यहां मोल लिखा तो इनको मोल एटम बोलने लगा, जब मैं यहां पर मॉलिक्यूल बोल रहा हूं तो इनको एटम बोल रहा हूं। 12 एटम, 6 एटम ऑक्सीजन। ओके, चलिए आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा 1.2 Na, ऑक्सीजन एटम 0.6 Na। टोटल नंबर ऑफ एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? टोटल एटम 24, तो आंसर हो गया 2.4 Na। व्हाट इज द एटॉमिसिटी? चलिए लास्ट पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। एटॉमिसिटी बताइए कितनी होगी? एटॉमिसिटी आंसर चेक करते जाइए। जो मैंने सॉल्व किया, जो आपने सॉल्व किया, मैच हो रहा है या नहीं, जल्दी जल्दी चेक करते जाइए। चलिए आंसर दीजिए क्विकली। एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज की एटॉमिसिटी। ओके, रुचिका का आंसर आ गया है 24, अनिकेत का 24। क्या 24 होगा? 2.4 नहीं होना चाहिए, 2.4 नहीं होना चाहिए। 2.4 की 24? जल्दी से बताइए। आंसर 2.4 होना चाहिए या 24 होना चाहिए? एटॉमिसिटी 24 या 2.4? तो 24 बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि एटॉमिसिटी का मास से कोई लेना देना नहीं है। एटॉमिसिटी का मतलब द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, इससे 18 ग्राम हो या 1800 ग्राम हो, इससे क्या लेना देना है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ओके, जब आप सब्सटेंस बदल दोगे तब एटॉमिसिटी बदलेगी। क्लियर हुआ? तो ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। अब धीरे धीरे लेवल राइज होगा, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। तो 2.4 गलत आंसर है, सही आंसर है एटॉमिसिटी 24। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल के लिए भी कोई पेन नहीं चलाएगा। सवाल को देखिए और आंसर बताइए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए आंसर बताइए। सिर्फ भेजा चलाइए, पेन नहीं। Which of the following has maximum number of oxygen atom? ऐसा ही सवाल, मतलब बिल्कुल सेम तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मिनिमम नंबर ऑफ एटम को ही लेकर क्वेश्चन जेईई मेंस में भी खूब पूछे जाते हैं और नीट में भी खूब पूछे जाते हैं। ओके, तो इस टाइप का सवाल आपको मिल सकता है बेसिक प्रॉब्लम में, मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक प्रॉब्लम में। प्रीवियस ईयर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे भी देखने को। अभी हाल ही में नीट 2020 में ऐसा क्वेश्चन एक आया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मिनिमम नंबर ऑफ एटम को लेकर। अभी वो भी आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चन, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसका आंसर बताइए, इतना टाइम काफी है, जल्दी से बताइए। 8 ग्राम ओजोन, रुचिका का आंसर है 8 ग्राम ओजोन। कुणाल जी का भी आंसर है सी, 8 ग्राम ओजोन। बिल्कुल सही बात है, सभी लोग 8 ग्राम ओजोन बता रहे हैं। आपको यह जानकर बहुत ही खुशी मिलने वाली है कि आप सभी का आंसर गलत है, आप सभी का आंसर गलत है। Which of the following has maximum number of oxygen atom in the following? इसका सही आंसर है all have same number of atom। आपने बेवकूफी क्या की, चलिए मैं आपको बताता हूं। आपने बेवकूफी ये की, 8 ग्राम ओजोन आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं, और मैक्सिमम नहीं बल्कि आपको मिनिमम पे बोलना चाहिए था।
आप पता नहीं कैसे ओजोन पे ले गए उसको, 8 ग्राम ओजोन पे। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप सभी ये बोलोगे, क्योंकि डेनोमिनेटर में क्या होगा 16, यहाँ 32 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 48, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालने। खैर आप लोग ये भी सोच रहे होगे इंटू 3 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, इंटू 1 करेंगे तो सबसे ज्यादा ओजोन हो जाएगा। बट इसका सही आंसर है ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी किसी में भी ज्यादा या कम नहीं, सब में बराबर है। चलिए बताता हूं कैसे। आपके पास है 8 ग्राम O, अब मैं पेन इसलिए चला रहा हूं ताकि जो आपका भेजा सही से नहीं चल पाया वो चल जाए। 8 ग्राम O3 आपसे पूछा गया एटम, चलिए मोल पे निकाल लिए 8/16, ठीक है। तो यहां पर 8/32 मोल आ गया, यहां पर 8/48 मोल आ गए। चलिए अब सीधा आते हैं एटम पे, तो 8/16 इंटू Na, कुछ सॉल्व मत करो, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। 8/16 इंटू Na करेंगे, यहां पर 8/32 इंटू Na करेंगे तो एटम नहीं आया, ये है मॉलिक्यूल। एटम लाने के लिए और इंटू 2 करना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से 8/48 इंटू Na करेंगे तो ये मॉलिक्यूल आया है, एटम नहीं आया है। अब एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है तो इंटू 3 करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए डेनोमिनेटर सबका सेम है या नहीं है, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पर भी 16 आ रहा है, यहां पर भी 16 आ रहा है, तो ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम। क्लियर हुआ? ऐसी ही बेवकूफी की जाती है जिस वजह से हमारे जेई मेन में आते हुए सवाल गड़बड़ हो जाते हैं, नीट में आते हुए सवाल गड़बड़ हो जाते हैं, और इन्हीं को बच्चे नाम देते हैं सिली मिस्टेक। हालांकि सिली मिस्टेक से ऐसा नहीं है आधा नंबर बढ़ जाता है या 1 नंबर बढ़ जाता है, सिली मिस्टेक से भी -1 ही मिलता है। ओके, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, अभी तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोल मॉलिक्यूल में ही थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल सीखते हैं। 10 to the power of 24 molecules of a chemical substance weigh 500 ग्राम, what is the molar mass of the substance? चलिए बताइए सब्सटेंस का मोलर मास क्या होगा अगर 10 to the power of 24 मॉलिक्यूल्स का वेट 500 ग्राम है। अब आप पेन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चला सकते हैं, कैलकुलेशन भी है। जहां कहीं ऐसा सवाल होगा जो कि बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच से बिना पेन चलाए देखने से ही सॉल्व होगा, वहां मैं आपको खुद ही रोकूंगा कि इस सवाल को आपको पेन नहीं चलाना है, आपको ऐसे ही देखते हुए आंसर बताना है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए केमिस्ट्री में, तभी आपका एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन होने वाला है। और ये सारी चीजें आप अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? हालांकि आपको 11th से ही, जितने बच्चे अपने साथ 11th में जुड़े हुए हैं, ये छोटे छोटे शॉर्टकट वो 11th से ही सीखना चालू कर दे रहे हैं। 10 to the power of 24 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है 500 ग्राम, मोलर मास बताना। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात समझिए, थोड़ी देर पहले जब मैं आपको मोल का जनरल फॉर्मूला बता रहा था तभी मैंने आपको बताया था 1 मोल का मतलब मोलर मास, 1 मोल में मास कितना होगा मोलर मास, और वो कितने पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा Na पार्टिकल्स के मास के बराबर होगा। अगर कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एनटीपी, 22.7 लीटर एट एचटीपी। इतनी बात को याद रखेंगे तो आपको जितने भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्वेश्चन चलेंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए 10 to the power of 24 मॉलिक्यूल्स का वेट 500 ग्राम है अगर, तो आप सोचिए कि 6.023 इंटू 10 to the power of 23 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा, क्योंकि ये इतने मॉलिक्यूल्स का जो वेट आएगा वो मोलर मास के बराबर ही तो आएगा, बिकॉज दैट विल रिप्रेजेंट 1 मोल। तो 500 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power of 23 डिवाइडेड बाय 10 to the power of 24, एक जीरो यहां से उड़ाइए, ये 10 to the power of 23 ये कट गया 10 to the power of 24। 6.023 को अगर आप 6 ही लिख देते हैं तो 50 इंटू 6, तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 300 ग्राम पर मोल। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलिए मुझे खुशी है बहुत सारे लोगों ने आंसर निकाल दिया।
जिसने 6.023 ले रखा होगा उसका 301 के आसपास आ रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, मैंने इसीलिए अप्रॉक्स लगाया है। तो अब मान लीजिए अगर किसी का डाउट है कि सर 300 भी है ऑप्शन में, 301 भी है, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, और अगर ऐसा है तो भाई 6.023 के हिसाब से जो आंसर आ रहा है यानी 301 अगर आ रहा है तो वो सही मान लिया जाएगा। ओके, समझ आया ना? लेकिन सोचो यार कि 300 के अगल बगल में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन भी तो देखो ना। अगर ऑप्शन ही नहीं है तो क्यों कैलकुलेशन कर रहे हो, फिर जल्दी से सॉल्व कर दो। क्लियर हुआ? तो यही सब छोटे छोटे तरीके आपको सीखने हैं जिनसे आपका पेपर थोड़ा जल्दी होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पर। अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट contains 3.18 moles of hydrogen atom. The number of moles of oxygen atom in the sample will be. इस टाइप के सवाल भी खूब मिल जाते हैं जेई मेन और नीट में। अभी तक मैंने आपको एडवांस वाला कोई सवाल नहीं कराया है, जल्द ही उस पे भी आएंगे। पहले बेसिक मेंस लेवल और नीट लेवल के सभी सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल आते हैं, बल्कि ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको ये तो ज्यादा ही कठिन है। अगर आप नीट 2020 का पेपर देखेंगे तो आपको खुद लगेगा यार ये पेपर क्या दिया हुआ है। हालांकि कोरोना की वजह से आपको ये बोनस मिल गया इस टाइप का, इतना सिंपल पेपर आया, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई बोनस वोनस नहीं होता है, क्योंकि आपने नहीं बहुत लोगों ने किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ भी ऊपर जाएगा और मेरिट लिस्ट बहुत हाई बनने वाली है, तो कंपटीशन और टफ हो गया, सिंपल नहीं हुआ। ऐसे में उनका नुकसान ज्यादा होता है जो पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो चीजें तो आई ही नहीं ज्यादातर। तो पेपर बहुत इजी बनना जो सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हैं उनका नुकसान करा देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अमोनियम फॉस्फेट का सैंपल है, इट कंटेन्स 3.18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है और कुछ भी दिया नहीं हुआ है। तो यार ये सवाल कैसे करेंगे? देखिए फॉर्मूले में ही आंसर छिपा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ दिखेगा। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है? हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में पूछी गई है? ऑक्सीजन के बारे में। चलो यहां पर रिलेशन बनाते हैं कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 12 हाइड्रोजन एटम है, यानी 12 हाइड्रोजन एटम 4 ऑक्सीजन एटम के साथ जब रिएक्ट करते हैं तभी तो इसका एक मॉलिक्यूल बनता है। हालांकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी है। चलिए मैं पूरा स्टेटमेंट बोल देता हूं। जब इसका एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो उस टाइम पे एक एटम नाइट्रोजन का, 3 एटम नाइट्रोजन का, 12 एटम हाइड्रोजन का, 1 एटम फास्फोरस का और 4 ऑक्सीजन एटम लग रहे होंगे, तब इसका एक मॉलिक्यूल तैयार होगा। तो इसका एक मोल जब तैयार होगा तब क्या हो रहा होगा? जब इसका एक मोल तैयार हो रहा होगा तो एक मोल कैसे तैयार होगा? जब 3 मोल एटम नाइट्रोजन, 12 मोल एटम हाइड्रोजन, 1 मोल एटम फास्फोरस और 4 मोल एटम ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो 4 मोल एटम ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन करता है? 12 मोल एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर हमारे हाइड्रोजन के मोल एटम कितने हैं? 3.18। चलिए इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। 12 मोल एटम हाइड्रोजन, 4 मोल एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो जब ये 3.18 मोल एटम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन कितना बनेगा? तो 4/12 इंटू 3.18 और इसका आंसर आ रहा होगा 1.06 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं 11th क्लास में, और मोल सिखाने के लिए मेरे पास वही बेसिक क्वेश्चंस हैं क्योंकि उससे सबको समझ में आता है। तो मैंने डेटा इधर उधर नहीं किया, इसीलिए मुझे आंसर इतनी जल्दी याद भी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। क्लियर हुआ?
1.06 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल, इसका इंतजार मैं बड़ी देर से कर रहा था, इसका इंतजार मैं बहुत देर से कर रहा था। सोचिए एक दिन आपकी नींद खुली और ईश्वर, ऊपर वाले, भगवान, वाहेगुरु, कोई भी जिसको आप मानते हो, वो प्रकट हुए और उन्होंने पूछा बताओ बच्चा तुम्हारी क्या इच्छा है। तो मेरी राय में एक चीज मांग लेना, उसके बाद भगवान भी परेशान हो जाएंगे। वो क्या? एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज, एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज मांग लेना। यकीन मानो आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज होंगे। ओके, ये पीएम, प्रेसिडेंट, एक आध कंट्री के, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, तो बहुत छोटी चीजें हो गई। तो आपको क्या मांग लेना है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज। चलिए उसी पर बेस्ड एक सवाल है, सॉल्व करते हैं और समझते हैं। हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज, यानी कि 1 मोल रुपीज। तो आपको 1 मोल रुपीज दे दिए गए। लॉकडाउन के टाइम पे इतना पैसा मिलना है ना, ऐसी बात से ही बहुत अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो अगर आपको एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज दे दिए गए और आपसे बोला गया कि 1 करोड़ रुपए 1 सेकंड में खर्च करना है, कैसे करना है नहीं पता, लुटाओ, है ना, दान में दो, जो जो कर सकते हो सब करो, कोई दिक्कत नहीं, शर्त इतनी है तभी एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज मिलेंगे। 1 करोड़ रुपए 1 सेकंड में खर्च हो जाने चाहिए, ये टारगेट है। तो बताओ वो पैसा आपके पास कितने टाइम तक चलेगा? 1 करोड़ रुपए 1 सेकंड में। सोचो, आपको बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर बना दिया मैंने, वो भी 1 करोड़ रुपए 1 सेकंड में खर्च नहीं कर पाता होगा, आपको बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर बना दिया है। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ मुझे। आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज हैं, 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए आप खर्च कर देते हो, तो वो पैसा कितने दिन तक चलेगा? अब यार 1 करोड़ रुपए 1 सेकंड में खर्च कर देंगे तो ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ना, हो भी जाना चाहिए, इतना पैसा बहा रहे हैं हम लोग, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। हाँ, कितने दिन तक चलने वाला है वो पैसा? कृष्ण ने आंसर किया है, और भी लोग आंसर कीते जाइए। ये सवाल सुनने में ऐसा लगता है कि अगर 1 करोड़ रुपए 1 सेकंड में खर्च होगा तब तो यार कुछ ही मिनट में या कुछ ही घंटे में ये सारा पैसा खत्म हो जाएगा। बट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतना इंटरेस्टिंग सा समझ में आएगा। एक्चुअल में आपके आगे आने वाली 7-8 जनरेशन बैठ के खाएंगी और जो काम आप कर रहे हो 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए उड़ा रहे हो, वही काम वो भी करेंगे, 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए उड़ा देंगे। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल रुपीज अपने पास हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 रुपीज। चलिए सवाल को आसान बनाने के लिए मैं यहां पर 6 ही ले लेता हूं। अब मुझे क्या करना है? यहां पर मुझे निकालना है टाइम, कितने टाइम तक ये पैसा रहेगा मेरे पास। स्पेंड का रेट है, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7, 10 टू द पावर ऑफ 7। ठीक है, ये इतने रुपीस खर्च हो रहे हैं 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड में इतना पैसा खर्च हो रहा है तो इतना पैसा कितने टाइम में खर्च होगा? तो टोटल मनी है 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 डिवाइडेड बाय, अगर आप यहां पर 10 टू द पावर ऑफ 7 से डिवाइड कर दोगे तो सेकंड आ जाएगा, 60 से डिवाइड कर दोगे तो मिनट आ जाएगा, और 60 से डिवाइड कर दोगे तो आवर आ जाएगा, 24 से डिवाइड कर दोगे तो दिन, कितने
दिन लगेंगे, ये आ जाएगा। और 365 डेज, यहां पर लीप ईयर नहीं कंसिडर करना है, एक साल में जनरल 365 दिन ही होते हैं, ऐसा मान के सॉल्व करना है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, इसको लेकर सॉल्व करना है। तो अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ईयर्स में। इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ साल आएगा इसका आंसर। अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ साल, 200 करोड़ ईयर्स। अब आप सोच लीजिए 200 करोड़ ईयर्स में आपके आगे आने वाली 7-8 जनरेशन आराम से खा पी लेंगी या नहीं? हाँ, तो ये अगर कोई वरदान मांगे तो यही मांग लेना है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ रुपीज। समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा लगा? इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली 191 के आसपास बनता है, बट अगर 1.9 को मैं 1.9 करके आता है इसका आंसर, 1.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 1.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 11 ईयर्स। और 1.9 को आप राउंड ऑफ करके 1.9 को आप राउंड ऑफ करके अगर 2 लिख देंगे तो इसीलिए मैंने बोला 200 करोड़ ईयर्स, ये अपना आंसर होगा। 200 करोड़ साल चलेगा ये पैसा। आप खुद की अपनी दुनिया बना सकते हैं, इतना पैसा होगा। बिल्कुल, अंबानी को नौकर रखूंगा। सही है, सही है। अरे अंबानी क्या, बिल गेट्स भी आपके यहां नौकरी करने आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ हीलियम 6 into 10 to the power of 23 atoms are removed. Find moles of the left and also calculate mass of carbon atom which contains same number of atom as left over in the sample. चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आगे। अगला क्वेश्चन, काफी टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ 1 घंटे की क्लास, मुझे पता ही नहीं चलती है कि कब बीत जाती है, समझ में ही नहीं आता। तो चलिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद अपनी क्लास यहीं पे ओवर करते हैं आज। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। अब जैसे जैसे हर एक क्लास में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ी स्पीड और बढ़ती जाएगी। ओके, तो 48 ग्राम अपने पास हीलियम है। हीलियम कितना है अपने पास? अपने पास हीलियम है 48 ग्राम। तो मोल निकालो बेटा जल्दी से। 48 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना हो गया? 12। और अगर इसके हम एटम्स निकालेंगे तो इसके एटम्स हो जाएंगे 12 Na। अब देखो कितने एटम रिमूव करा रहा है, 6 into 10 to the power of 23। अगर मैं 6.023 को 6 ले लूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये Na एटम्स को रिमूव कर दिया गया? अगर Na एटम रिमूव हो गए तो एटम रिमेन कितने रहे, एटम कितने बचे? तो 12 Na माइनस Na, ये हो गया 11 Na। 11 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये हो गए मोल्स, ये एटम। तो ये एटम आ गए, तो मोल्स लेफ्ट पूछा गया है अपने से पहले पार्ट में, तो उसका आंसर आ गया 11 मोल्स लेफ्ट। ओके, अब बताना है ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम। चलिए ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर यही हो जाए, यानी कि जो बचे हुए हैं 11 Na, तो अब अपने को बताना है कि उसका मास क्या होगा। तो आप देखिए नंबर ऑफ एटम आपके पास हैं, तो आपको निकालना है मोल। तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो 11 मोल हो गए, 11 मोल कार्बन। ओके, अब आपको बताना है मास। तो मास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। तो 11 इंटू 12 ये आ जाएगा मास। क्लियर हुआ?
यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना? अगर यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, जल्दी से पूछिए अपना डाउट। तो आज की क्लास में मैं जितना सोच के आया था उतना तो नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, अब अगली क्लास में हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे। अभी आपको भी इतना समझने का मौका मिल जाएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा, और धीरे धीरे आप लोग भी मेरी स्पीड के साथ साथ बढ़ना चालू कर देंगे। इसीलिए स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर थोड़ा सा स्लो रखा है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।